Hello everyone. So in this lecture we will discuss the entity with the help of one example. Last lecture में हमने ये समझा था कि entity का syntax क्या होता है, reserved words क्या होते हैं VHDL में और क्यों उन reserved words को entity में यूज़ नहीं कर सकते, entity name declaration में यूज़ नहीं कर सकते। हमने सीखा था कि entity का syntax कैसे लिखा जाता है, like entity name, देन पोर्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, सिग्नल मोड, सिग्नल टाइप और पोर्ट नेम। और जब हम सारे पोर्ट्स को पोर्ट के अंदर डिफाइन कर देते हैं तो हम लास्ट में एंटिटी को एंड करते हैं। तो वही सारे पॉइंट्स आज कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझने की। तो यहाँ पर हमने एक गेट लिया है, दैट इज़ योर नैंड गेट, और हमें मालूम है कि नैंड गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ पर हम 2 इनपुट नैंड गेट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक इनपुट आपका A है और सेकंड इनपुट इज़ योर B, और आपका आउटपुट जो है दैट इज़ योर X। अगर हम एंटिटी के सिंटैक्स को फिर से एक बार याद करें तो हम सिंपल इस गेट के लिए एंटिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंटैक्स था एंटिटी नेम, जो कि यहाँ पर हमने नैंड गेट लिया है, और मैंने आपको बताया भी था कि हम सिंपल नैंड या कोई भी बेसिक गेट का नाम क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वो एक रिजर्व वर्ड है। देन इज, उसके बाद हमने पोर्ट डिफाइन करे, पोर्ट AB कॉलन इन बिट। तो अभी अगर सपोज हम ये एंटिटी नहीं देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इसको डिफाइन करने की। तो नाम है नैंड गेट। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि इस गेट में 2 इनपुट हैं AB और एक आउटपुट है दैट इज X। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि A और B कैसे पोर्ट हैं तो आप कहेंगे इनपुट, यानी कि उनका सिग्नल मोड क्या हो गया। ये बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल डिज़ाइन में ये सिग्नल है। जैसे A इक्वल टू B इक्वल टू 0, A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0 एंड A इक्वल टू B इक्वल टू 1। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली सिग्नल की वैल्यूज़ हैं। तो सिग्नल मोड क्या है इसका, इन। और अगर मैं डेटा टाइप की बात करूं तो ये क्या है, बिट। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैं इनका डेटा टाइप बिट मान रहा हूं। एक्स आपका क्या है, आउट है, और उसका डेटा टाइप क्या है, बिट। सो फॉर एनी ऑपरेशन मीन्स, अगर आप 2 इनपुट किसी गेट पे अप्लाई करें तो डेफिनेटली उनका डेटा टाइप सेम होगा, तभी वो ऑपरेशन हो पाएगा। क्लियर। तो अब अगर मैं पोर्ट डिफाइन करूं तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा पोर्ट ब्रेकेट AB कोलन, किस टाइप के हैं, इन, और उनका डेटा टाइप क्या है, बिट। तो ये लाइन यही कंप्लीट हो गई। देन बात करते हैं आउटपुट की, दैट इज योर X। कैसा है, आउट, डेटा टाइप बिट। अब कोई पोर्ट नहीं बचा है, इसको क्लोज कर देंगे एंड देन लाइन 1। क्लियर। तो आप यहाँ नीचे चेक कर सकते हैं, आप एक बार खुद कोशिश करिएगा उसको लिखने की, क्योंकि ये हमें लिखना सीखना है। अगर हमें कोई भी VHDL कोड लिखना है तो हमें एंटिटी डिक्लेयर करना या एंटिटी डिफाइन करना आना चाहिए। सो पोर्ट AB इन बिट, X आउटपुट, बिट, एंड देन लास्ट में आप एंटिटी को एंड करेंगे। सो एंड और एंटिटी का नाम एंड देन सेमीकोलन। क्लियर। सो यहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन किया गया है। The meaning of the entity above is the following. The circuit has 3 input-output pins, being 2 inputs A and B, उनके मोड हैं in, and 1 output and its mode is out. All 3 signals are of type bit, तो उनका डेटा टाइप जो है वो बिट है, and the name chosen for the entity was NAND underscore gate. So, हमने जो भी उसकी एंटिटी डिक्लेयर करी है that is NAND underscore gate. तो यहाँ तक हमने एंटिटी को डिक्लेयर कर लिया, समझने की कोशिश की कि एंटिटी को कैसे डिफाइन करना है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, दैट इज़ योर आर्किटेक्चर। तो लाइब्रेरी में हम लाइब्रेरीज डिफाइन करते हैं, एंटिटी में हम पोर्ट्स डिफाइन करते हैं, और आर्किटेक्चर में हम उसके फंक्शन को लिखते हैं, यानी उसकी प्रोग्रामिंग को लिखते हैं, उसके कोड को लिखते हैं कि वो वर्क क्या कर रहा है, कैसे उस कोड को या कैसे उस लॉजिक को डिफाइन किया जा रहा है। तो सिंपल अगर हम डेफिनेशन की बात करें आर्किटेक्चर के बारे में, सिंपल लैंग्वेज में कहें, सो आर्किटेक्चर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द सर्किट शुड बिहेव। ओके,
तो वो कैसे फंक्शन करेगा, क्या लॉजिक है उसका, वो सारी चीज़ें हम आर्किटेक्चर के अंदर लिखते हैं। एन आर्किटेक्चर हैज़ टू पार्ट्स, फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव पार्ट दैट इज ऑप्शनल, अभी हम देखेंगे क्या है ये, वेयर सिग्नल्स एंड कॉन्स्टेंट्स आर डिक्लेयर्ड, एंड द कोड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट इज योर कोड पार्ट। तो ये जो ब्लॉक में लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली योर आर्किटेक्चरल सिंटैक्स, और जो पहला ऑप्शन है दैट इज योर डिक्लेरेटिव पार्ट, एंड दिस बिगिन के बाद जो भी आपका पोर्शन है दैट इज योर कोड पार्ट। तो ये दोनों ही ब्रैकेट में लिखे हैं, डिक्लेरेटिव पार्ट एंड दैट इज कोड पार्ट। सो द सेकंड इज कोड पार्ट फ्रॉम बिगिन down. So like in the case of an entity, the name of an architecture can be basically any name except VHDL reserved words including the same name as the entity. ओके तो यहाँ भी वही बात आ रही है कि आपको VHDL के रिजर्व वर्ड्स को यूज नहीं करना है। तो ये अब देखते हैं क्या है आर्किटेक्चर के सिंटैक्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट लाइन कहती है आर्किटेक्चर नेम ऑफ एंटिटी नेम इज, मीन्स आपने सबसे पहले क्या किया, अगर हम यहाँ पे आपने प्रीवियस लेक्चर में ये पॉइंट पढ़ा होगा या एक फिगर देखा होगा जहाँ पे आप पहले लाइब्रेरी को डिफाइन करते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं लाइब्रेरी, देन उसके बाद आप एंटिटी पे जाते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं एंटिटी, और उसके बाद आप आर्किटेक्चर को डिफाइन करते हैं। क्लियर, तो यहाँ आपका आर्किटेक्चर आता है। तो आर्किटेक्चर की सिंटैक्स फर्स्ट लाइन क्या कहती है कि आर्किटेक्चर और उस आर्किटेक्चर का नाम। क्लियर, तो ये आर्किटेक्चर का नाम कुछ भी हो सकता है, सेंसिबल होना चाहिए, बट वो VHDL रिजर्व वर्ड नहीं हो सकते। ओके, देन ऑफ एंटिटी नेम, तो सपोज अगर हम नैंड गेट के लिए आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहे हैं तो एंटिटी नेम क्या आएगा, नैंड अंडरस्कोर गेट। क्लियर, तो आपका एंटिटी का नेम सेम रहना चाहिए जो आपने डिफाइन किया है। तो यही लाइन यहाँ लिखी हुई है, इंक्लूडिंग द सेम नेम एज द एंटिटीज। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपको एरर आएगी। तो ये सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ EDA प्लेग्राउंड सॉफ्टवेयर। सो नैंड गेट इज, देन आता है आपका डिक्लेरेशन। तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है दिस इज एन ऑप्शनल पार्ट, तो डिक्लेरेशन के अंदर आप सिग्नल और कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। तो आगे जब हम कोडिंग करेंगे या कहीं ऐसा एग्जांपल हम पढ़ेंगे जहाँ पर सिग्नल और कांस्टेंट डिफाइन हो रहे हैं, इनको हम बेसिकली एंटिटी के अंदर डिक्लेयर नहीं करते हैं क्योंकि ये इंटरनल पार्ट्स होते हैं। तो सिग्नल कांस्टेंट को कहीं हम डिफाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे डिक्लेयर किया जाता है। थर्ड थिंग, जब भी आप कोई आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले लिखना होगा बिगिन। क्लियर, तो आर्किटेक्चर का नाम, ऑफ एंटिटी का नाम, इज, डिक्लेरेशन अगर है तो आप डिक्लेयर करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे, देन बिगिन, और उसके बाद अपने लॉजिक को आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे आपने एंटिटी को एंड किया था वैसे ही आप यहाँ पे आर्किटेक्चर को एंड करेंगे। सो एंड आर्किटेक्चर। क्लियर, तो आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, याद आपको बहुत जल्दी हो जाएंगे दोनों ही आर्किटेक्चर और एंटिटी के सिंटैक्स, और ये ने हमें याद करना ही है क्योंकि हमें ऐसे कोड में यूज़ करना है। तो अब आगे देखते हैं कि आर्किटेक्चर को कैसे लिखा जाए। तो अभी तक हम जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं दैट इज़ ऑफ योर नैंड गेट। तो आर्किटेक्चर पार्ट को डिफाइन करेंगे, आर्किटेक्चर नेम, तो यहाँ पर आर्किटेक्चर का नाम दिया गया है माई आर्क, ऑफ एंटिटी नेम, एंड योर एंटिटी नेम इज नैंड अंडरस्कोर गेट, इज डिक्लेरेटिव पार्ट, यहाँ पे कोई भी डिक्लेरेटिव पार्ट नहीं है क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 ही पोर्ट हैं और वो हैं आपके A, B, X। इंटरनली किसी भी सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और यहाँ पे अभी तक हमने कोई भी कांस्टेंट यूज़ नहीं किया है। सो इसीलिए डिक्लेरेशन में कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमें डिफाइन करने की। बिगिन के बाद कोड पार्ट, यानी यहाँ पर आप अपना कोड लिखेंगे, और ये हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा ही है कि अगर मुझे कोई भी आउटपुट X चाहिए तो वो मुझे क्या देगा, A NAND B। क्लियर, तो ये तो हमने पढ़ा ही है कि NAND ऑपरेशन अगर कराना है तो A NAND B। अब थोड़ा सा सिंटैक्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कैसे डिफाइन किया जाता है आउटपुट,
x इज लेस देन इक्वल टू, तो इस चीज़ को याद रखिए, क्या लिखा जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू a NAND b देन सेमीकोलन। उसके बाद एंड माई आर्किटेक्चर, तो आप लिखेंगे एंड आर्किटेक्चर का नाम क्या था, माई आर्क सेमीकोलन। तो दिस इज योर आर्किटेक्चर पार्ट। तो हमने लाइब्रेरी डिफाइन किया, एंटिटी डिफाइन किया, देन आर्किटेक्चर डिफाइन किया। क्लियर। अब मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप कंबाइन करके नैंड गेट के कोड को अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। नीचे देख लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल है कि नैंड ऑपरेशन बिटवीन टू इनपुट्स ए बी एंड असाइन द रिजल्ट टू द आउटपुट पिन एक्स। हम सिंपल एक्स के क्रॉस अपने आउटपुट को ले रहे हैं। नेम चूजन फॉर द आर्किटेक्चर वॉज माई आर्क, सो माई आर्क उसका आर्किटेक्चर का नाम लिया गया है। एंड इन दिस एग्जाम्पल ऑफ नैंड गेट देयर इज नो डिक्लेरेटिव पार्ट। तो जैसा मैंने आपको समझाया कि सिग्नल और कांस्टेंट का कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, कोई डिक्लेरेटिव पार्ट नहीं है। सो यहाँ पर सिंपल एक सिंगल असाइनमेंट रहेगा, दैट इज योर कोड डिक्लेरेशन। क्लियर। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ EDA प्लेग्राउंड। सपोज कि यहाँ पर मैंने EDA प्लेग्राउंड में कोड लिखा ऑफ नैंड गेट। तो जैसा मैंने आपको पहले समझाया था कि क्या होगा, स्टार्टिंग में आप क्या लिखेंगे, लाइब्रेरी। तो आपने लाइब्रेरी डिफाइन करी, लाइब्रेरी IEEE यूज लाइब्रेरी डॉट स्टैंडर्ड लॉजिक अंडरस्कोर 1164 डॉट ऑल। तो दिस इज योर लाइब्रेरी डिक्लेरेशन पार्ट। देन आपने डिफाइन किया एंटिटी को। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि एंटिटी कैसे डिक्लेयर होती है, एंटिटी, एंटिटी नेम। देन पोर्ट्स को डिफाइन किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं पोर्ट हैं आपके A B, आप साथ में भी लिख सकते थे, इनको अलग से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पोर्ट सिग्नल मोड क्या है, इन, और डेटा टाइप क्या है, स्टैंडर्ड लॉजिक। क्लियर। F इज योर आउटपुट, सो आउट स्टैंडर्ड लॉजिक ब्रेकेट क्लोज सेमीकोलन। सो ये आपने एंटिटी को डिक्लेयर कर दिया एंड एंटिटी नेम। क्लियर। देन आपने आर्किटेक्चर को डिफाइन किया, योर आर्किटेक्चर नेम इज बिहेवियरल ऑफ एंटिटी नेम। अभी देखते हैं क्या है, हमने नैंड लिखा हुआ है यहाँ पे, इज बिगिन, डिक्लेरेटिव पार्ट नहीं है यहाँ पर कुछ भी। F इज लेस देन इक्वल टू A NAND B, तो सिंपल जो लॉजिक था, एंड आर्किटेक्चर का नाम था बिहेवियरल, तो हमने यहाँ बिहेवियरल लिख के उसको सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। चलिए, अब यहाँ पे मैंने एक गलती करी है, दैट मिस्टेक इज, और क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एंटिटी नैंड, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि मुझे नहीं लिखना चाहिए था। तो एंटिटी नैंड अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा एंटिटी का नाम, उसी से क्लोज करूँगा, और आर्किटेक्चर के अंदर अगर उसी नाम को रखूँगा, मतलब एंटिटी का नाम नैंड रखूँगा, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एरर क्या आएगी। क्लियर। तो आप यहाँ दे सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। सो ये सब जो आपकी एरर आ रही हैं, दैट एरर, सो दिस इज the main reason of why we have to avoid the VHDL reserved words in the entity name part. So हमें entity के name में उन reserved words को छोड़कर बाकी किसी भी name को हम use कर सकते हैं। So अब मैं आपको next दिखाता हूँ कि, तो अब देखिए मैंने अपने कोड में कुछ चेंजेस करे हैं, मैंने अपनी गलती को सुधारा है, और वो क्या था, नैंड। तो अब मैंने एंटिटी का नाम डिक्लेयर किया नैंड अंडरस्कोर गेट, एंड किया एंटिटी को नैंड अंडरस्कोर गेट से, और आर्किटेक्चर बिहेवियर ऑफ नैंड अंडरस्कोर गेट इज दिस। क्लियर। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, सेव करने के बाद ये कंपाइल होगा, और कंपाइल होने के बाद वेवफॉर्म जनरेट करेगा, दैट इज़ माई EP वेव। तो अब वहाँ पर देख सकते हैं कि एंटिटी को सही डिक्लेयर करने के बाद वो किस तरीके से वेवफॉर्म को जनरेट करता है। तो ये आपकी AB फॉर इनपुट एंड F फॉर आउटपुट आपकी वेवफॉर्म जनरेट होगी। तो इसी एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि एंटिटी के नेम को डिक्लेयर कैसे करते हैं। और यहाँ पे आपने ये भी सीखा कि नैंड गेट के कोड को कैसे आपको रन करना है EDA प्लेग्राउंड में। इसमें एक पोर्शन और है कि टेस्ट बेंच को कैसे लिखना होता है।
या EDA प्लेग्राउंड में आप कोड प्लस टेस्ट बेंच दोनों लिखते हैं, देन आप एक सिमुलेटर सेलेक्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें समझने के लिए आप डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन VSDL लैब की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ आप देख सकते हैं कि हम लैब के प्रोग्राम्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। यहाँ हमने सीखा कि एंटिटी को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, आर्किटेक्चर का सिंटैक्स क्या होता है, तो एंटिटी कैसे डिक्लेयर की जाती है। देन हमने ये समझने की कोशिश करी कि VHDL के रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, उनके बारे में देखा। और हमने एंटिटी के को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल और सेम देन हमने आर्किटेक्चर को और आर्किटेक्चर के सिंटैक्स को समझने की कोशिश करी और नैंड गेट के लिए आर्किटेक्चर डिफाइन किया। देन हमने एक कंप्लीट कोड की हेल्प से EDA प्लेग्राउंड में उसको रन करके ये समझने की कोशिश की कि नैंड गेट का लॉजिक आपको आउटपुट्स वेव फॉर्म में कैसे दिखाई देता है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डिफरेंट मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम यूज़ करते हैं, लाइक डेटा फ्लो, structural and behavior. So thank you for this lecture.